सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1। इस वीडियो के अंदर हम जो यूनिट फर्स्ट के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे और टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्कीम के बारे में, यानी कि NMSA स्कीम और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक, तो NMSA यानी कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है उसको फॉर्मुलेट किया गया था किस चीज के लिए? फॉर एनहेंसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए इस स्कीम को बनाया गया था। वो भी कौन सी जगह पे? ऐसे एरियाज में, ऐसे रेनफेड एरियाज में, या स्पेशली इन रेनफेड एरियाज जहाँ पे हम फोकस करेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग को, वाटर यूज एफिशिएंसी के ऊपर और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो एनएमएसए क्या है? इसको फॉर्मुलेट किया गया था एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए रेनफेड एरियाज में, और इसका फोकस था इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट को फोकस करने के लिए। ठीक है, इसको डेराइव किया गया था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन के लिए। ठीक है, जो कि वन ऑफ द 8 मिशंस है जो कि आउटलाइन किए गए थे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, यानी कि NAPCC जो है उसने 8 मिशंस को आउटलाइन किया गया था। उसमें से एक मिशन में से ये जो स्कीम है वो बनाई गई थी। ठीक, बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल बाय प्रमोटिंग लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड और कंपोजिट फार्मिंग, यानी कि लोकेशन के हिसाब से इस जो स्कीम है हमारे पास उसमें किया गया था कि ऐसे एक्शंस लिए गए थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाए और सस्टेनेबल बन जाए, और लोकेशन स्पेसिफिक यानी कि लोकेशन के हिसाब से इंटीग्रेटेड या कंपोजिट फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करती है। इस स्कीम के जरिए नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने का एक बढ़ावा दिया गया था, एक बीड़ा उठाया गया था। थर्ड है टू अडेप्ट कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि इसमें बढ़ावा दिया गया था कि हमको सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को देखना है, उनके ऊपर फोकस करना है और ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना है जिससे कि सॉइल की जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। फोर्थ है यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज करना है वाटर रिसोर्सेज का, ज्यादा पानी खर्च नहीं करना है। पांचवा ऑब्जेक्टिव था कि टू सपोर्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि किसकी सपोर्ट में बनाई गई थी स्कीम? फॉर द सपोर्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक, इतना आप समझ गए। अगला इंपॉर्टेंट जो है ये मोस्टली आ जाता है, वो है मनरेगा। इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है उसको पढ़ने वाले हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने वाले हैं, और गोल्स क्या है मनरेगा के हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मनरेगा के मैंडेट को कि मनरेगा में मिलता क्या है। मनरेगा 2005 में आया था। ठीक है, मनरेगा को किस लिए लाया गया था? ये गारंटी देता है कि एटलीस्ट 100 डेज जो हैं वो गारंटी किए जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि अगर भारत के अंदर जो काम करने वाले यानी कि लेबर क्लास जो है उसके लिए मनरेगा में क्या था, उस मनरेगा के अंदर बोला गया था कि लेबर्स को एटलीस्ट 100 दिन काम मिलेगा। ठीक है, मनरेगा के तहत तो मनरेगा क्या प्रोवाइड करता है? एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर वॉलंटियर टू वर्क इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई बंदा अगर एक लेबर क्लास का है तो उसको मनरेगा के तहत 100 दिन का काम अच्छी पगार पे दिया जाता था। पगार मतलब सैलरी पे, वेज पे। ठीक है, इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्ट्रेंथन द लाइवलीहुड रिसोर्स बेस ऑफ द पुअर, यानी कि जो पुअर लोग हैं, यानी कि जो गरीब लोग हैं, उनकी जो लाइवलीहुड रिसोर्सेज बेसिस हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव था, यानी कि उनको एक गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए ये मनरेगा बनाया गया था। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि उनको प्रोएक्टिवली एंश्योर करेंगे सोशल इंक्लूजन के लिए,
तीसरा, उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए भी मनरेगा का गठन किया गया था। गोल्स क्या है मनरेगा के? तो पहला गोल समझते हैं, सोशल प्रोटेक्शन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल पीपल लिविंग इन रूरल एरिया बाय गारंटिंग वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये सोशल प्रोटेक्शन देता है मनरेगा ऐसे लोगों को जो कि गाँव में रह रहे हैं, जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, जो बहुत गरीब हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल पाए। दूसरा गोल क्या है कि ये एनहेंस करता है लाइवलीहुड सिक्योरिटी को रूरल पीपल्स की या रूरल पुअर्स की। ठीक है। तीसरा, ये एम्पावर करता है सोशली डिसएडवांटेज्ड पीपल्स को, स्पेशली वुमेन ऑफ एससी एंड एसटी, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनको एम्पावर करने के लिए मनरेगा आया था। इसका गोल था कि उनको एम्पावर करेंगे। ठीक है। फोर्थ, ये डेमोक्रेसी को डीपन कर सकता है, क्योंकि इसके जरिए जो ग्रास रूट्स पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, उनको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक। अब बात करते हैं वेरियस प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट ने दी थी। किसके लिए गवर्नमेंट ने गठन की थी? सोशल सिक्योरिटी ऑफ रूरल सेक्टर के लिए। वो एग्रीकल्चर के लिए थी, जो हमने लास्ट 6 पढ़ी हैं। ये हम पढ़ेंगे रूरल सेक्टर में कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन कौन सी प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्नमेंट यानी कि भारतीय गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने रूरल सेक्टर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए बनाई थी। तो 2015 के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। पहली है अटल पेंशन योजना, दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। बात करते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में, तो ये 18 से 40 साल के लोगों को मिलती थी। ठीक है। इसमें एनरोल करने के लिए 18 से 40 साल के बंदे आ सकते हैं, 18 से 40 साल के लोग। इसमें मंथली पेंशन दी जाएगी 1000 से 5000 के बीच में। ठीक है। अगर अटल पेंशन योजना में जिसने एनरोल किया था, ठीक है, कौन कौन एनरोल कर सकते हैं? 18 से 40 साल की एज के लोग एनरोल कर सकते हैं। जब उनकी एक पर्टिकुलर एज हो जाएगी, उसके बाद उनको हर महीने 1000 से लेके 5000 तक की पेंशन मिलेगी। इफ इन केस जिसने एनरोल किया था वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी स्पाउस यानी कि उसकी पत्नी को सेम अमाउंट मिलेगा। ठीक है। और अगर दोनों एक्सपायर हो जाते हैं किसी वजह से, ऐसे मतलब आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा? नॉमिनी जो होगा, जो इन दोनों का नॉमिनी था, उस बंदे को वेल्थ मिलेगी जो गवर्नमेंट की तरफ से टिल द एज ऑफ 60। ठीक। अब करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बात। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यार ये वाले पूछी जाती है मोस्टली, इतनी बता रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या करती है? ये ऑफर करती है एक्सीडेंटल डेथ में और डिसेबिलिटी कवरेज में 1 ईयर कवर रिन्यूड एनुअली। ठीक है। इट ऑफर्स एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर 1 ईयर कवर रिन्यूड एनुअली। ठीक है। अगर किसी बंदे की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या उसको डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, उस केस में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या करता है? उस केस में 1 साल तक उनको पैसे देता है ताकि वो रिस्क को कवरेज कर सकें। ठीक है। अगर मान के चलिए किसी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एनरोल किया और उसकी 1 साल के अंदर किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है? सरकार उनको रिस्क कवरेज देती है 2 लाख तक का। अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख का एक्सीडेंटल डेथ के केस में 2 लाख रुपए का रिस्क कवरेज के लिए देगी, और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में भी 2 लाख रुपए देगी, और 1 लाख देगी उस केस में जब किसी बंदे को पार्शियल डिसेबिलिटी हुई हो, यानी कि उसको थोड़ी चोट वोट आ गई हो, उस केस में 1 लाख रुपए मिलते हैं अगर किसी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एनरोल कर रहा है। ठीक। इस केस में क्या होता है कि 18 से 70 साल के लोगों को अगर इसमें एनरोल करता है तो 12 रुपए एनुअली देने पड़ते हैं। 12 रुपए एनुअली सरकार को देने होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपने पढ़ी होगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? वो एक्सीडेंटल कवरेज योजना है एक। एक्सीडेंट के केस में क्या हो सकता है कि अगर किसी बंदे की डेथ हो चुकी है एक्सीडेंट की वजह से, और अगर वो एनरोल्ड है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, तो उसको 2 लाख तक का कवरेज मिल जाएगा उसकी फैमिली को। ठीक है। और अगर उसको थोड़ा सा डिसेबिलिटी हो गई है, पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई है, उस केस में 1 लाख रुपए एनरोल करते हैं। इसमें एनरोल करने का प्रोसीजर क्या है? 18 से 70 साल के लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं और उनको 12 रुपए एनुअली सरकार को देने होंगे, सिर्फ 12 रुपए। ठीक। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये 1 साल का लाइफ इंश्योरेंस स्कीम होता है जिसमें कि 2 लाख तक का कवर मिल सकता है आपको।
ये ऑफर करता है कवरेज ऐसे सिचुएशन में जब किसी भी वजह से किसी बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है, और ये अवेलेबल है 18 से 50 साल के लोगों के लिए, ठीक है। इसमें हम 330 रुपए पर एनम प्रीमियम देते हैं और इसको हर साल रिन्यू किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को हर साल रिन्यू किया जाएगा, ऐसे ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को हर साल रिन्यू किया जाता है। और इसको ऑफर कौन करता है? इसको LIC ऑफर करती है। लाइफ इंश्योरेंस कवर कंपनी है एक LIC, वो इसको ऑफर करती है। और ये क्या है? ये 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें 2 लाख तक का फायदा हो सकता है, 2 लाख तक मिल सकते हैं ऐसे केस में जब डेथ हो जाती है किसी भी बंदे की इसी रीजन की वजह से, ठीक। अगली है पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशल सेक्टर में दिए हैं, ठीक है। तो यार ये 9 के 9 आपको जब लास्ट टाइम हमने एग्जाम दिया था, लास्ट टाइम, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था और इसमें 9 के 9 लिख के आने थे। तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि 5 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, यानी 4 लिख दीजिए, कभी कभी पूरी 8 लिखनी होती हैं, तो आपको ये लिख के जानी है। एक है 0 पॉइंट प्रोग्राम, दूसरा है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, तीसरा है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, चौथा है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, पांचवा है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, एक है जवाहर रोजगार योजना, सातवीं है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, एट्थ है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 9th है इंदिरा आवास योजना। मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं जवाहर रोजगार योजना से, इंदिरा आवास योजना से और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है। तो ये 8 के 8 आप 9 के 9 आपको पढ़ते जाने हैं। आप एक एक करके इनको सबको पढ़ते हैं। 20 पॉइंट प्रोग्राम और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? 20 पॉइंट प्रोग्राम है, सॉरी ये 0 पॉइंट नहीं, 20 पॉइंट प्रोग्राम है। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया था 1975 में, इसको दोबारा से रिस्ट्रक्ट कर दिया गया था 1982 में, यानी कि 1982 में इसको बदलाव किए गए थे और दोबारा से 1986 में यानी कि 1986 में इसमें फिर दोबारा से बदलाव किए गए थे और 2006 तक, 6 के बाद टिल डेट इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया ज़्यादा, ठीक है। 20 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम में प्रायोरिटी दी गई थी ऐसे एरियाज को जहां पे इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 20 पॉइंट प्रोग्राम 2006 जो है, 2006 में जो 20 पॉइंट प्रोग्राम बनाया गया था वो था हार्मनी और प्रायोरिटीज कंटेन की गई थी उसमें नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की, ठीक है। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड यूनाइटेड नेशंस एंड सार्क चार्ट, ठीक है। तो TRP इज इन हार्मनी एंड प्रायोरिटीज कंटेन इन द नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, यानी कि किससे मिलता जुलता है? ये नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से मिलता जुलता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से मिलता जुलता है और यूनाइटेड नेशन एंड सार्क के चार्टर से मिलता जुलता है। इसको 20 पॉइंट प्रोग्राम को कैबिनेट ने 5 अक्टूबर 2006 को अप्रूव किया था और इसके अंदर 66 आइटम्स थे और काफी ज्यादा आइटम्स जो थे वो स्टेट सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक। इसके ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। ये तो इसकी पूरी हिस्ट्री है कि कैसे कैसे आया, पूरी इसकी कैसे कैसे बना वो सब था। अब इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं किस लिए बनाया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू एरेडिकेट पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी को दूर करने के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि गांव में रह रहे हैं या पुअर लोग हैं या अंडर प्रिविलेज लोग हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा कि इसको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में बदलना है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, उसके लिए आया था। एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए, एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए और पॉवर्टी को हटाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की, ठीक है। अगला है MNP क्या है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो MNP जो है वो 5th 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड इसके थ्रू प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट हर एक सेक्शन ऑफ पीपल के लिए जो कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं MNP के जरिए उनको बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दी जाएगी। तो इनिशियली इसके अंदर 8 कंपोनेंट्स थे। एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी, रूरल हेल्थ दी जाएगा, रूरल वाटर सप्लाई दी जाएगी, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों का, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, रोड्स बनाए जाएंगे, हाउसिंग फैसिलिटीज अच्छी करी जाएंगी, एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा और न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है। 6th प्लान में एडल्ट एजुकेशन को ऐड किया गया था और रूरल डोमेस्टिक एनर्जी और रूरल सैनिटेशन को
और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इस 7th प्लान में ऐड किया गया था। ये एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझ के दे के आना। तो इनिशियली इसके अंदर 8 कंपोनेंट्स थे 5th प्लान में। 6th प्लान में इसके बाद एक और कंपोनेंट ऐड हुआ, यानी कि टोटल 9 हो गए एडल्ट एजुकेशन। और 7th प्लान के बाद इसमें टोटल कितने हो गए? 12 हो गए 7th प्लान के बाद। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये रूरल हेल्थ पे फोकस करता है, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करता है, यानी कि मिड डे मील्स जो चलते हैं आज तक वो इसी MNP जो स्कीम है इसी की वजह से चलते हैं। जो मिड डे मील चलते हैं ना सरकारी स्कूलों में, गाँव में और सरकारी अस्पतालों में मिड डे मील्स मिल जाते हैं, तो वो सब कुछ न्यूट्रिशन के लिए था, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को उनको मिड डे मील्स मिले, ताकि उनकी न्यूट्रिशन अच्छी रहे, उनको अच्छा खाना मिले, उनकी बॉडी सही कैसे रहे। तो रूरल हेल्थ को फोकस करने के लिए बनाया गया था और न्यूट्रिशन देने के लिए बनाया गया था, यानी कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में किया फोकस किया गया था कि जो लोग हैं गांव ग्रामीण क्षेत्रों के जो गरीब लोग हैं उनको मिनिमम वे ऑफ जो मिनिमम लाइफ है, मिनिमम वे ऑफ लाइफ है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वो दी जा सके। अगला है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था अप्रैल 1977 में। इसका एम था कि हम एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पाए रूरल एरियाज में। इसमें जो गांव के जो वर्कर्स थे इस स्कीम के तहत उनको क्या दिया जाता था? फूड ग्रेन्स दी जाते थे, यानी कि आटा खाने के लिए दिया जाता था। ठीक है, जो भी वो काम करते थे उसके बदले में उनको पैसे ना दे करके फूड ग्रेन्स दिए जाते थे। ठीक है, ये जो स्कीम थी ये बेसिकली उन अनस्किल्ड लेबर के लिए थी, ये मैनुअल अनस्किल्ड लेबर्स के लिए स्कीम थी, जो कि इंप्लीमेंट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस थे। ठीक है, इस स्कीम का एनेक्टमेंट जो था वो प्लानिंग कमीशन विद कंसल्टेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो ऑफिसर जो है चार्ज में वही कर सकता था। ठीक है, समझते हैं। दिस स्कीम फास्ट फॉर मैनुअल अनस्किल्ड लेबर इम्प्लीमेंटेड विद असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्कीम है वो मैनुअल अनस्किल्ड लेबर जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंट की जानी थी विद द असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इस स्कीम का एनेक्टमेंट प्लानिंग कमीशन कर सकती थी विद कंसल्टेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो था वो इस ऑफिस वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो इस स्कीम का चार्ज होता था, ऑफिसर इन चार्ज। और 2016 में इसको मर्ज किया गया था मनरेगा में। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू रूरल वर्कर्स एंड टू प्रोवाइड वर्क। ठीक, अगला है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी NREP, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हम पढ़ने वाले हैं। बाकी आप नोट्स में भी पढ़ सकते हैं, नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के बायो में मिल जाएगा। चलिए बैक टू द टॉपिक। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया गया था 1980 में फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। तो बेसिकली सारी की सारी जितनी भी यार ये स्कीम्स है इनका बेसिकली फोकस किया था कि एम्प्लॉयमेंट दे पाए ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण जो गरीब लोग हैं उनको एक अच्छा वे ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दे पाए, उनको पॉवर्टी लाइन से बाहर निकालने के लिए थी ये सब चीज़ें। तो सब में ये चीज़ कॉमन पॉइंट्स तो आपको लिख के ही आने हैं। इसको एक मेजर हेल्प की तरह, मेजर स्टेप की तरह देखा जाता था उस टाइम पे टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन, है ना। और इसको रिप्लेस किया गया था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम से बाद में। तो पहले NREP आया था, फिर उसको रिप्लेस किया गया था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम FFP में, फिर FFP को मनरेगा के अंदर जोड़ दिया गया था बाद में। ठीक है, अब फंक्शन क्या है NREP के? इसका था फंक्शन ये था कि क्रिएशन ऑफ वर्क रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें फंक्शन क्या था कि NREP के तहत हमको क्या हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको खत्म करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना था, और मैंडेटरी वर्क जो है, ठीक है, एटलीस्ट 100 या 50 दिन का या 100 दिन का या 150 दिन का काम जो है वो देना था ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। ठीक है, ताकि वो अपना भरण पोषण कर सकें। ठीक है, इसमें प्रेफरेंस दी गई थी लैंडलेस लेबर्स के ऊपर, जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसी लेबर क्लास को इस स्कीम के जरिए काम मिलता था।
पहले तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था जिसमें इक्वल शेयर था सेंटर का और स्टेट का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मैन और वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिले गाँव गाँव के। दूसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव हो जाए उन लोगों की। अगला है रूरल अगला है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। तो इसको लॉन्च किया गया था 1983-1984 में। ये लिमिटेड था ऐसे लोगों के लिए जिनके पास ज़मीन नहीं है, और ये एनआरईपी के सिमिलर ही था, और इसमें भी 100 दिन का काम दिया जाना था। गारंटी मिलती थी कि 100 दिन का काम मिलेगा ऐसे लोगों को जो गाँव में रह रहे हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। ठीक है, इसमें फंड मिलता था। ठीक है, 25% सोशल फॉरेस्ट्री के लिए मिलता था, 20% फंड हाउसिंग के लिए दिया जाता था, जो कि इंदिरा आवास योजना के तहत पड़ती है, और इसको बाद में एनआरईपी में मर्ज कर दिया गया था 1989 और 1990 के एनुअल प्रोग्राम में। ठीक, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? वही एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को दूर करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। अगली है सबसे इम्पोर्टेंट, जवाहर रोजगार योजना और उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो इसको अप्रैल 1 1989 में बनाया गया था, एनआरईपी में के साथ मर्ज करके और आरएलईजीपी के साथ मर्ज करके। इसमें 80-20% का शेयर था, यानी कि 80% सेंटर की तरफ से आता था और 20% शेयर स्टेट की तरफ से आता था। जवाहर रोजगार योजना में जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, पॉवर्टी लाइन से जो नीचे लोग थे, वो टारगेट किए गए थे। एससी और एसटी लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, और इसके साथ साथ फोर्स्ड बॉन्डेड लेबर्स को भी प्रेफरेंस दिया जाता था, और 30% एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स के लिए इसमें दिया गया था। 70% तो मैन के लिए था, जिसमें कि बॉन्डेड लेबर्स आ जाते हैं, एससी एसटी आ जाता है, और बाकी 30% जो था वो वुमेन्स के लिए दिया गया था। ग्राम पंचायत इसके अंदर इन्वॉल्व की गई थी, और अप्रैल 1 1999 से इस योजना को किया गया था नेम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के नाम से इसको जाना गया था अप्रैल 1 1999 के बाद में। ठीक है, 25 सितंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो थी उसको मर्ज कर दिया गया था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वही ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और क्वालिटी लाइफ को इंप्रूव करना गांव के लोगों की। अगला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। ये एक स्कीम है, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। तो इसको स्टार्ट किया गया था 1983-1984 के बीच में। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था विद क्लियर गाइडलाइंस। इसमें क्लियर गाइडलाइंस दी गई थी, जिसमें कि रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। जब ये इम्प्लीमेंट हुआ तो क्लियर गाइडलाइंस दी गई थी कैसे लोग कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे, और किस तरीके से ये पूरी की पूरी जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो करेगा। इसके अंदर स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट होते थे। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए ऐसे लोगों की जो कि एजुकेटेड है। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट किया गया था सेंट्रल स्कीम की तरह। ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 11 ईयर्स बिटवीन 1983 टू 84 एंड 1993 टू 1994, और बाद में इसको मर्ज कर दिया गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना एजुकेटेड लोगों को जो कि अनएम्प्लॉयड है। अगला है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो इसको पहली बार प्रपोज किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट बजट 1976-1977 के, और बाद में इसको ऑपरेशन में डाला गया था, यानी कि कभी ये जमीन तौर पर ऑपरेशन में आया 1970 और 1917 के बीच में। इसका एम था टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पुअर एंड डेवलप देयर स्किल्स। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, टू हेल्प फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन, टू एम्पावर पुअर, एंड टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव एसेट्स एंड इनपुट टू द टारगेट ग्रुप्स। ठीक, तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको, जो फैमिलीज हैं उनको एम्पावर करना, उनको काम देना, उनकी डेवलपमेंट करना, इस तरीके से। अगली है इंदिरा आवास योजना, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये एक सब स्कीम है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की। इसका काम था, इस स्कीम का काम था कि ये
हाउस कंस्ट्रक्ट करेगी ऐसे लोगों के लिए जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि जो गरीबी रेखा के से नीचे जो लोग हैं उनको घर बना करके दिया जाएगा इंदिरा आवास योजना में। किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लगाई गई थी? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और कौन अप्रूव करेगा ऐसे लोगों को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है? ग्राम सभा अप्रूव करेगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस, to empower and encourage panchayats and to promote use of technology and generating employment। तो दोस्तों ये सारी की सारी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका इस यूनिट्स में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आपको 4 से 5 लाइन्स लिखनी है। अगर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है किसी भी चीज का तो आपको 1.5 पेज लिखना है, यानी कि 1.5 पेज लिखना है कम से कम। अगर सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से तो आपको क्या करना है? एटलीस्ट 2 पेजेस भरने हैं अच्छे मार्क्स के लिए, और प्रॉपर फैक्ट्स और डेट्स के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन लिख के आना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।